नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी। उत्तर प्रदेश में एक ज़िला है महोबा और इसी महोबा ज़िले में एक जगह पड़ती है जिसका नाम है कुलपहाड़। कुलपहाड़ कोतवाली की हद में एक गांव है जिसका नाम है जैतपुर। वैसे जैतपुर नाम के गांव हमारे देश में बहुत सारी जगहों पर है, मतलब एक कॉमन नेम है गांव के बीच में। बहरहाल, तो इस जैतपुर गांव में एक तालाब है और उस तालाब के किनारे हनुमान जी का एक मंदिर है। इस मंदिर में एक पुजारी पिछले 15-16 सालों से रहा करते हैं। वो अकेले रहते हैं वहाँ और पूजा पाठ करते हैं, हनुमान जी की सेवा करते हैं। जो गांव के लोग हैं वो इस मंदिर में दर्शन के लिए आते हैं, माथा टेकते हैं और दान दक्षिणा वगैरह देकर जाते हैं। उसी से पंडित जी का घर भी चलता है। नाम है उदित नारायण मिश्र। मगर इस मंदिर में 17 और 18 जुलाई की दरमियानी रात को एक ऐसी वारदात होती है जो रोंगटे खड़े करने वाली है। 18 जुलाई की सुबह जब भक्तजन मंदिर पहुंचते हैं तो मंदिर के प्रांगण में, मंदिर के परिसर में उन्हें पुजारी जी की लाश नजर आती है। पुजारी जी की लाश औंधे मुंह जमीन पर पड़ी हुई थी और ढेर सारा खून मौके पर बिखरा हुआ था, जिसे देखकर यह लगता था कि शायद पुजारी जी की हत्या उनके सिर पर किसी भारी चीज से वार करके की गई है। ये मंजर, ये दृश्य देखकर पूरे गांव के लोग सकते में आ जाते हैं। जैसे ही उदित नारायण मिश्र के परिवार के लोगों को पता चलता है, वो भी मौके पर पहुंचते हैं। महिलाएं रोने लगती हैं और पूरे इलाके में सनसनी फैल जाती है और लोगों का हुजूम इकट्ठा हो जाता है। लोग ये नहीं समझ पाते कि पुजारी जी जैसे आदमी पर कोई इस तरह का हमला कैसे कर सकता है, कोई उनका कत्ल कैसे कर सकता है। खासकर तब जब पुजारी जी का व्यवहार, मिलना जुलना लोगों से, चाल चलन, सब कुछ बहुत अच्छा है ऐसा बताया जाता है। तो फिर पुजारी जी का दुश्मन कौन हो सकता है जो उनकी हत्या करे? ये गांव वालों के बीच में, गांव वालों के मन में एक बड़ा सवाल है। इसी बीच चूंकि मामला कत्ल का है तो फौरन पुलिस को इत्तला दी जाती है और कुलपहाड़ कोतवाली की पुलिस मौका वारदात पर पहुंचती है। अब पुलिस मौका वारदात का बहुत बारीकी से मुआयना करती है, सीन ऑफ क्राइम का बहुत गहराई से जायज़ा लेती है। पुलिस ये नोटिस करती है कि मंदिर में जो भी कीमती चीज़ें हैं, दान पेटी से लेकर तमाम जगहों पर, वो जहाँ पर भी पैसे हैं, सब कुछ, वो सारी चीज़ें इंटैक्ट हैं। मंदिर के किसी भी चीज़ को पुजारी जी के कातिल ने या कातिलों ने छुआ तक नहीं है, छेड़ा तक नहीं है और उन्होंने हमला सिर्फ पुजारी जी पर ही किया है। सीन ऑफ क्राइम पर पुजारी जी की लाश जहां औंधे मुंह पड़ी थी, वहां कुछ कपड़े भी पड़े हुए थे। ये कपड़े किन के हैं ये बहुत क्लियर नहीं थे, जिसे देखकर लोगों को ये शक हो रहा था कि शायद ये कपड़ा कातिलों का या कातिल का हो सकता है। पुलिस अब शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाने का फैसला करती है और इसी के साथ कुछ लोगों की मदद से जैसे ही शव को पलटा जाता है और उसकी जगह से, जहाँ पर वो शव गिरा हुआ था, उस जगह से जब शव को हटाया जाता है तो पुलिस ये देखकर चौंक जाती है कि शव के नीचे एक डायरी पड़ी है। अब सवाल है कि ये डायरी किसकी है? क्या इस डायरी को कभी भी पुजारी जी के पास किसी ने देखा है? क्या इस डायरी में पुजारी जी अपनी रोज़मर्रा की बातें या कोई हिसाब किताब लिखा करते थे? इस डायरी में आखिर ऐसा क्या है? ये सवाल इसलिए भी अहम है क्योंकि कत्ल की घटना हुई है और उस वक्त अगर पुजारी जी के हाथ में वो डायरी रही होगी या कातिलों के हाथ में वो डायरी रही होगी तो फिर उस डायरी का इस कत्ल से कोई ना कोई कनेक्शन ज़रूर है। ये महज इत्तेफाक नहीं हो सकता कि शव के नीचे वो डायरी पड़ी हो। डायरी की खास बात यह है कि वो जिस तरह से आपने देखा होगा ना, स्पाइरल पैड या स्पाइरल डायरी जो होते हैं, जिसमें प्लास्टिक के गोल गोल रिंग्स बने हुए होते हैं जिसके सहारे पन्ने लगे हुए होते हैं, ये डायरी कुछ कुछ वैसी है, लेकिन स्पाइरल बाइंडिंग नहीं है इसमें, बल्कि सुई नहीं, धागों से इस डायरी को बांधा गया है। तो एक ऐसी डायरी जिसमें धागों का इस्तेमाल हुआ है, वो डायरी वहाँ नीचे, शव के नीचे दबी हुई मिलती है। अब पुलिस इस डायरी को रिकवर करती है और इस डायरी के पन्ने पुलिस पलटने की शुरुआत करती है कि कहीं कत्ल का कोई राज इस डायरी से न मिले या छुपा न हो। तो जब पुलिस डायरी के पन्ने पलटती है तो पुलिस देखते ही ये समझ जाती है कि ये डायरी जो है वो कम से कम पंडित जी की तो नहीं है, उदित नारायण मिश्र की नहीं है। उदित नारायण मिश्र को जानने वाले लोग भी ये बताते हैं कि नहीं, पंडित जी के पास कभी भी ये डायरी उन्होंने नहीं देखी। लेकिन जब डायरी
का मुआयना पुलिस करती है फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स की मौजूदगी में, तो पुलिस ये देखती है कि डायरी पे किसी मुंशी नाम के आदमी का जिक्र है, उसका नाम लिखा हुआ है। और इसके साथ डायरी के अलग अलग पन्नों पर मुंशी के पारिवारिक गतिविधियों के बारे में अलग अलग बातें दर्ज हैं, अलग अलग बातें लिखी हुई हैं। कुछ कुछ वैसा जैसे ये कोई पर्सनल डायरी हो जिसमें मुंशी नाम का कोई आदमी अपने परिवार के बारे में अलग अलग बातें लिख रहा हो। अब पुलिस पता करती है कि गांव में मुंशी कौन है, क्या मुंशी नाम का कोई आदमी या कोई मतलब कोई यहाँ रहता है क्या। तो तुरंत ही पुलिस को पता चलता है कि हाँ, गांव में मुंशी है और मुंशी अपने पूरे परिवार के साथ यहाँ रहता है, गांव का पुराना बाशिंदा है। अब पुलिस जो है गांव के लोगों से इस डायरी को लेकर पूछताछ करती है और साथ ही मुंशी से भी पूछताछ करती है। मुंशी से ये पूछा जाता है कि भाई ये डायरी तुम्हारी यहाँ कैसे आई, कहाँ से आई। मुंशी इस डायरी को देखकर चौंक जाता है। वो कहता है नहीं साहब, ये डायरी मेरी नहीं है। अब पुलिस कहती है कि देखो झूठ मत बोलो, इस डायरी में तुम्हारा नाम लिखा हुआ है, ये हैंडराइटिंग तुम्हारी है और तुम्हारे परिवार के एक एक लोगों के बारे में इसमें जिक्र है। ये डायरी पुजारी जी की लाश के नीचे से बरामद हुई है। तुम ऐसा कैसे कह सकते हो कि ये डायरी तुम्हारी नहीं है। अब मुंशी जो है वो कस्में खाने लगता है। वो कहता है साहब, पुजारी जी की बात है, मंदिर में खड़ा हूँ, मैं ईमानदारी से कह सकता हूँ कि ये डायरी मेरी नहीं है। अब पुलिस जो है मुंशी को हिरासत में तो लेती है, लेकिन पुलिस अपने तौर पर भी इस मामले को इन्वेस्टिगेट करने का फैसला करती है। पुलिस ये पता करती है कि कहीं मुंशी की पुजारी जी के साथ कोई कहा सुनी, कोई लड़ाई झगड़ा या दुश्मनी तो नहीं है। तो पता चला कि मुंशी जो है वो मंदिर में आया जाया करता था और पुजारी जी के साथ मुंशी की अच्छी खासी दोस्ती हुआ करती थी। लेकिन कुछ रोज़ पहले मुंशी की पुजारी जी से किसी बात को लेकर अनबन भी हुई थी, कहा सुनी भी हुई थी, जिसके बारे में गांव के कुछ लोगों को जानकारी थी। सबको नहीं पता था, लेकिन कुछ लोगों को ये पता था कि मुंशी की पुजारी जी से लड़ाई हो गई है। अब पुलिस को जब ये बात पता चलती है तो एक तरह से पुलिस का शक जो है वो यकीन में बदलने लगता है और पुलिस को लगता है कि इस मामले पर मुंशी झूठ बोल रहा है और ज़रूर मुंशी ने ही पुजारी का कत्ल किया है। दिक्कत ये है कि चूंकि ग्रामीण इलाका है, तालाब के किनारे सुनसान जगह पर बना हुआ मंदिर है, कोई सड़कें अच्छी नहीं है, कोई सीसीटीवी कैमरे नहीं लगे हुए हैं, प्रॉपर सर्विलांस का इंतज़ाम नहीं है, पुलिस सीसीटीवी कैमरों के सहारे कातिल का पता नहीं कर सकती। तो मैनुअल पुलिसिंग के ज़रिए ही या फिर एक एक जो सुराग मौके पर मिले उन सुरागों को एक्सप्लोर करके ही इस कत्ल के आखिरी छोर तक, साजिश के आखिरी छोर तक इस मामले में पुलिस पहुंच सकती है। तो पुलिस अब मुंशी से दोबारा पूछताछ करने का फैसला करती है और साथ ही पुलिस ये भी कहती है कि अच्छा ये बताओ, तुम्हारी पुजारी जी से कोई कहा सुनी या लड़ाई झगड़ा हाल के दिनों में हुआ था या नहीं। मुंशी कहता हाँ साहब, हुआ था। कुछ दिन पहले मेरी पुजारी जी से अनबन हुई थी, मेरी कहा सुनी भी हुई थी, लेकिन इस वजह से मैं पुजारी जी की हत्या कर दूंगा, ऐसा नहीं हो सकता। मैं इस गांव में इतने सालों से रह रहा हूं और मेरे उनसे बड़े पुराने संबंध रहे हैं, मैं उनकी हत्या क्यों करूंगा। मामूली बात पर कोई कहा सुनी या नोकझोंक किसी से भी हो सकती है और वो डायरी मेरी नहीं है। अब पुलिस को मुंशी की बातों को सुनकर ऐसा लगने लगता है कि शायद मुंशी सच बोल रहा है। अब पुलिस ये पूछती है कि अच्छा मुंशी ये बताओ, पुजारी जी से जो तुम्हारी लड़ाई हुई थी वो तो अपनी जगह पर है, क्या तुम्हारी किसी और से भी कोई कहा सुनी या दुश्मनी, या इस गांव में कोई ऐसा है जो तुम्हें अपना दुश्मन मानता है। पुलिस जब ये सवाल मुंशी से पूछती है तो मुंशी जो है छूटते ही एक शख्स का नाम लेता है। 80 साल के बुजुर्ग इस आदमी का नाम है कल्लू जोगी, जो रिश्ते में मुंशी का मामा लगता है। अब पुलिस को जब कल्लू जोगी के बारे में मुंशी बताता है तो मुंशी ये बताता है कि देखिए, कल्लू ने 2013 में अपनी पत्नी यानी मेरी मामी की हत्या कर दी थी और उस मामले में मैं गवाह था। चूँकि कल्लू ने हत्या की थी, मेरे मामा ने हत्या की थी, तो मुझे इसके बारे में जानकारी थी और मैंने अदालत में इंसाफ का, कानून का साथ दिया और अपने मामा के खिलाफ गवाही दी, जिसके बाद कल्लू को सज़ा हुई और उस मामले में उसे दोषी करार दिया गया। उसे आजीवन कारावास की सज़ा हुई और कुछ समय पहले ही वो जेल से छूट कर आया है। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो कल्लू हो सकता है कि मुझे अपना दुश्मन मानता हो। हालांकि मैं कल्लू को अपना दुश्मन नहीं मानता हूं, क्योंकि मैंने तो सच का साथ दिया था। मेरी और कल्लू से कोई दुश्मनी या अदावत नहीं है। इसके अलावा मुंशी ये बताता है कि तकरीबन 20 साल पहले कल्लू जोगी के परिवार में एक लड़की की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी और उस मौत का जिम्मेदार भी कल्लू जोगी मुंशी और उसके परिवार के लोगों को ही मानता है।
तो यहाँ पर मुंशी, जिसे पुलिस ने कत्ल के शक में पकड़ा था, वो खुद ये बता रहा था कि कत्ल मैंने नहीं किया है और मेरी पुजारी जी से तो छोटी मोटी कहासुनी अनबन थी। असली लड़ाई तो मेरी कल्लू जोगी से है, जो मुझे अपना जानी दुश्मन मानता है क्योंकि मैंने उसके खिलाफ गवाही दी थी और उसके घर में किसी बच्ची की, किसी लड़की की मौत हुई थी, जिसके लिए भी वो हमें दोषी मानता है, जबकि हमारा कल्लू से सीधे तौर पर कोई दुश्मनी या झगड़ा जैसी बात नहीं है। लेकिन ये बात बताना पुलिस को, और पुलिस को ये पता चलना, पुलिस को इस बात के लिए मजबूर करता है कि वो कल्लू जोगी वाले एंगल को भी एक्सप्लोर करके देखे। ऐसे में पुलिस की टीम दलबल के साथ कल्लू जोगी के घर पर दबिश देती है और पुलिस वहाँ पहुँचने के बाद जब कल्लू के घर की सारी चीज़ों की, सामानों की तलाशी लेती है तो पुलिस ये देखकर हक्की बक्की रह जाती है कि एग्जैक्टली वही आइडेंटिकल डायरी, जैसी धागे से बंधी हुई एक डायरी पुजारी जी के शव के नीचे से बरामद हुई थी, वैसी एक डायरी कल्लू के घर में रैक पर रखी हुई है। पुलिस देखते ही कल्लू से पूछती है कि भाई ये क्या है? तो वो कहता है कुछ नहीं साहब, डायरी है। तो बोला कि पुजारी जी की जो हत्या हुई वहाँ भी ऐसी ही डायरी पड़ी मिली थी। तो कल्लू बोलता है नहीं साहब, मुझे नहीं पता, हो सकता है पुजारी जी के पास भी ऐसी डायरी हो, मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। अब पुलिस कल्लू जोगी के साथ सख्ती करती है क्योंकि पुलिस को ऐसा लगता है कि एक तो कल्लू जोगी का ट्रैक रिकॉर्ड एक क्रिमिनल का रहा है, सज़ा याफ्ता आसामी रहा है वो, और ऊपर से जिस तरह की डायरी इसके पास मिल रही है उसी तरह की डायरी पुजारी जी के शव के नीचे से भी बरामद हुई है और डायरी में मुंशी का नाम लिखा है, मुंशी के साथ इसकी दुश्मनी है। तो सारी कड़ियाँ पुलिस को जुड़ती हुई लगती हैं। तो पुलिस जो है कल्लू से सख्ती करती है और 80 साल का बुजुर्ग कल्लू जोगी आखिरकार ये कबूल लेता है कि पंडित उदित नारायण मिश्र का कत्ल 17 और 18 जुलाई की दरमियानी रात को उसी ने किया था और वो डायरी भी उसी ने पंडित जी की बॉडी के नीचे, शव के नीचे रख दी थी, ताकि उस डायरी को जब पुलिस या गांव के लोग देखें तो उसमें मुंशी का नाम लिखा देखकर सबका शक जो है मुंशी की तरफ चला जाए। शुरुआत में हुआ भी ऐसा था, गांव वालों के साथ साथ पुलिस को भी ऐसा लग रहा था कि इस कत्ल के पीछे मुंशी का हाथ हो सकता है। अब पुलिस इस मामले को और वेरीफाई करने की कोशिश करती है और कल्लू से ये कहती है कि ठीक है तुम लिखो, हम हैंडराइटिंग चेक करेंगे कि डायरी पर जो मुंशी और उसके परिवार के बारे में तुमने जो कुछ भी लिखा है वो तुम्हारे हैंडराइटिंग से मेल खाता है या नहीं। अब कल्लू लिखना शुरू करता है और जब लिखना शुरू करता है तो पुलिस के लिए फिर से एक झटका मौजूद होता है, पुलिस को फिर से झटका लगता है। पुलिस देखती है कि कल्लू जिस तरह से लिख रहा है डायरी में लिखे हुए अक्षर वैसे नहीं हैं, अलग किस्म के हैं। अब इस बात से पुलिस भी थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ जाती है कि क्या उसने सही आदमी को पकड़ा है या गलत आदमी को पकड़ लिया है, लेकिन बाकी सारे सबूत या सुराग या इशारा कर रहे हैं कि इस घटना के पीछे कल्लू का ही हाथ हो सकता है। तो पुलिस अब अपना दिमाग दौड़ाती है और कल्लू से कहती है कि ठीक है रुको, अब बाएं हाथ से लिखो। कल्लू बोलता है बाएं हाथ से लिखना नहीं आता। पुलिस उस पर दबाव डालती है कि नहीं, लिखना तो पड़ेगा। अब कल्लू बाएं हाथ से लिखने लगता है और आपको जानकर हैरानी होगी कि कल्लू जब बाएं हाथ से लिखता है तो लिखावट ठीक वैसी बनती है जैसी पंडित जी के शव के नीचे मिली डायरी में दर्ज है, लिखी हुई है। यानी कल्लू ने पुलिस को और दुनिया के तमाम लोगों को गुमराह करने के लिए उस डायरी में बाएं हाथ से सारी बातें लिखी थी। मुंशी के बारे में लिखा था, मुंशी के परिवार के बारे में लिखा था, पर्सनल चीज़ें लिखी थी जिसे सुनकर पढ़कर लोगों को ऐसा लगे कि ये डायरी मुंशी की ही है और हैंडराइटिंग मैच ना हो, इसलिए उसने एहतियात बरतते हुए लेफ्ट हैंड से उस डायरी में सारी बातें दर्ज की थी। लेकिन इतनी चालाकी करने के बावजूद जब कल्लू से पूछताछ हुई तो उसने न सिर्फ जुर्म कबूला बल्कि सारी कड़ियाँ एक एक कर जुड़ती चली गई। इसके बाद गांव में कुछ एक ऐसे लोग भी मिले जिन्होंने कल्लू को इस डायरी के साथ पहले ही देखा था। तो बेशक मौका वारदात पर सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा हुआ था, लेकिन ग्रामीण इलाकों में लोग किस तरह से सजग सतर्क होते हैं, विजिलेंट होते हैं, एक दूसरे के बारे में खबर रखते हैं, जानकारी रखते हैं, इन सारी चीज़ों के सहारे पुलिस कल्लू तक पहुंच गई। अब सवाल यह था कि कल्लू ने उदित नारायण मिश्र जैसे एक बेगुनाह पुजारी को क्यों टारगेट किया, क्यों उनकी हत्या कर दी? तो इसका जवाब है मुंशी को फंसाने के लिए। असल में मुंशी के साथ दुश्मनी कल्लू मानता था, मुंशी जो है कल्लू को बहुत बड़ा दुश्मन ट्रीट नहीं करता था, नहीं मानता था। अब चूंकि दोनों रिश्ते में भी थे तो इनके ज़मीन का कुछ कॉमन इशू था, यानी मामा और भांजे के बीच में ज़मीन को लेकर कुछ अनबन भी थी। कोई ज़मीन जो है वो कल्लू बेचना चाहता था और मुंशी इसके लिए तैयार नहीं था। तो इनको ऐसा लगता था, कल्लू को ऐसा लगता था कि अगर मुंशी जेल चला जाए, उसे सज़ा हो जाए, तो
एक तीर से कई शिकार होंगे। एक तो बदला पूरा हो जाएगा क्योंकि मुंशी ने पत्नी के कत्ल के मामले में, कल्लू के पत्नी के कत्ल के मामले में कल्लू के खिलाफ गवाही दी थी। घर की एक बच्ची की मौत में भी वो मुंशी के परिवार को दोषी मानता था, उसका भी बदला निकल जाएगा जेल चले जाने से। ऊपर से अगर वो जेल चला जाएगा तो ज़मीन का जो हिस्सा है वो आराम से बेच भी पाएगा। तो ये सारी चीज़ें उसके माइंड में थी। रही बात उदित नारायण मिश्र की, तो कल्लू को ये लगा कि उदित नारायण मिश्र बुजुर्ग पंडित जी वो अकेले रहते हैं, अगर उदित नारायण मिश्र की हत्या कर दी जाए तो वहाँ कोई देखने वाला और पंडित जी को बचाने वाला भी नहीं होगा, और इसीलिए उसने ये टारगेट किया कि वो उदित नारायण मिश्र की हत्या करेगा। यानी अपने एक दुश्मन को फंसाने के लिए 80 साल के बुजुर्ग कातिल ने एक बेगुनाह पुजारी जी की हत्या कर दी। दिनांक 18 जुलाई 2026 को जरिए कंट्रोल रूम थाना कुलपहाड़ को एक सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें यह बताया गया था थाना कुलपहाड़ के बेलाताल क्षेत्र में एक फूलबाग हनुमान मंदिर है, वहाँ के जो पुजारी जी थे उदित नारायण मिश्रा जी, उनकी किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा उनके सर पे डंडे से वार करके उनकी हत्या कर दी है। घटना की सेंसिटिविटी देखते हुए तत्काल सीओ कुलपहाड़, एसएचओ कुलपहाड़ और एडिशनल एसपी मौके पर रवाना हुए थे तथा इन सभी अधिकारियों द्वारा घटनास्थल का स्वयं निरीक्षण किया गया था एवं जो भी वहाँ पे साक्ष्य मिल रहे थे उन्हें एकत्रित करने का प्रयास किया गया था। गंभीरता देखते हुए इसमें 5 टीमों का गठन किया गया था, जिसमें थाना कुलपहाड़ की टीम, एसओजी की टीम और सर्विलांस की टीम भी लगाई गई थी। क्योंकि ये ग्राम का एरिया था इसलिए वहाँ पे किसी प्रकार का वीडियो फुटेजेस वगैरह अवेलेबल नहीं था। पुलिस द्वारा मैनुअली इसमें सभी पुराने विवादों की, पुराने झगड़ों की, वहाँ पे मिलने वाले लोगों की, आने जाने वाले लोगों की गंभीरता से क्रॉस वेरीफाई करते करते अलग अलग तथ्यों पर जांच करी गई एवं साक्ष्य एकत्रित करे गए। इन्हीं साक्ष्य एकत्रित करने के प्रकरण जो भी वहाँ पे चीज़ें मिली थी वहाँ पे मौके पे, जैसे कि एक डायरी बरामद हुई थी वहाँ पे, कुछ वस्त्र बरामद हुए थे, उन सभी चीज़ों को कलेक्ट करते हुए उनकी जांच कराई गई और इसी क्रम में आज हमारे पुलिस द्वारा इसमें एक व्यक्ति की गिरफ्तारी करी गई जिसका नाम कल्लू जोगी है, जो पुत्र लालू है, निवासी खदियापुर, कस्बा जैतपुर, थाना कुलपहाड़ क्षेत्र का रहने वाला है, जिसकी उम्र लगभग 80 साल के करीब है। इससे गंभीरतापूर्वक जब पूछताछ करी गई तो इसके द्वारा यह बताया गया कि जो इसकी वहाँ पे एक व्यक्ति है रहने वाला लोकल है जिसका नाम मुंशी है। मुंशी से इसकी बहुत ही पुरानी पारिवारिक रंजिश इसके चल रही है। मौके पे जो डायरी मिली थी हम लोगों को, पुलिस ने उसको जब उस डायरी को वेरीफाई किया था तो उसमें फैक्ट्स ये निकल के आए थे कि किसी मुंशी नाम के व्यक्ति के बारे में पूरी उसकी पारिवारिक चीज़ें और उसकी पूरी गतिविधियों के बारे में लिखा हुआ है, जैसे कि माना जाए कि ये उस मुंशी की पर्सनल डायरी है, जिससे मुंशी की तरफ शक जाए। जब पूछताछ करी गई तो इसके द्वारा बताया गया कि सन 2013 में इसके द्वारा इसकी अपनी पत्नी का मर्डर कर दिया गया था, जिसमें ये जेल गया था, आजीवन कारावास की इसे सजा हुई थी। उस मुकदमे में मुंशी द्वारा इसके खिलाफ बयान दिया गया था व इसका सपोर्ट नहीं किया गया था, जिसके तहत ये मुंशी से अपनी मन ही मन एक रंजिश मानने लगा था। इसके अलावा लगभग 20 साल पहले इसकी रिश्तेदारी में एक भांजी थी इसकी, उसकी भी संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हुई थी, जिसके लिए ये मुंशी और मुंशी के परिवार को जिम्मेदार मानता था। इस प्रकार ये एक बहुत ही पुरानी मन में रंजिश मुंशी के परिवार के लिए रख रहा था। इसमें बाबा का चुनाव इस व्यक्ति द्वारा इस प्रकार किया गया कि मुंशी की परिवार की बाबा से किसी बात को लेके हाल फिलहाल ही कुछ कहा सुनी और झगड़ा चला था, तो इसके द्वारा यह प्लान किया गया कि यदि ये बाबा की हत्या कर देगा तो पूरा इल्ज़ाम जो है इसका वो मुंशी पे जाएगा और इसी में मुंशी जेल चला जाएगा और इसका भी जो मन में प्रतिशोध की भावना है वो भी पूर्ण हो जाएगी। जो मौके पे डायरी मिली थी उससे संबंधित साक्ष्य जब हमने इसके कल्लू जोगी के घर पे एकत्रित करे गए तो हमें मौके से वहाँ पे भी घर पे सिमिलर उसी तरीके की डायरी मिली, जिसमें उसी तरह के पेजेस थे और उसी तरीके का धागा था बाइंडिंग वाला जो उस डायरी में प्रयोग था, तथा डायरी में जो भी लेखन था उसका हम लोगों ने जब मिलान कराया गया तो इसके द्वारा यह भी बताया गया कि शातिरपूर्वक हस्तलिखन का मिलान ना हो सके, इसलिए अपने बाएं हाथ से इसने सभी तरह की चीज़ें और तथ्य उस डायरी में लिखे थे, ताकि कुल मिला के ये ब्लाइंड मर्डर बने और यदि इसमें अगर कोई जांच भी हो तो जांच का पूरा असर डायरेक्शन जो है वो मुंशी की तरफ जाए। पुलिस द्वारा इसको हिरासत में लेकर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। सर, जो आरोपी पकड़ा गया है क्या उसका पहले भी किसी आरोप है किसी प्रकार के? हाँ, जैसा कि मैंने बताया इस पे अभी लगभग ये हत्या वाला मुकदमा मिला के कुल 3 मुकदमे निकल के आए हैं, जिसमें इस पे सबसे गंभीर मुकदमा सन 2013 का है, जिसमें इसके द्वारा अपनी पत्नी की हत्या करी गई थी, जिसमें इसे आजीवन कारावास की सजा भी हुई थी। इसके अलावा सन 2013 का एक आगजनी का भी मुकदमा इसके खिलाफ दर्ज है। सर, कैसे और कब इसने इस घटना को अंजाम दिया? ये जैसा कि मैंने बताया, जिस दिन के हमें डेड बॉडी मिली थी, सूचना मिली थी 18 तारीख, उसके एक दिन पहले शाम को इसके द्वारा इस घटनाक्रम को कारित किया गया था तथा प्लानिंग इसके दिमाग में मन से इसके काफी टाइम से चल रही है। सर, खुलासा करने वाली टीम को 25,000 का इनाम मिला। तो ये थी पूरी कहानी जिसे महोबा पुलिस ने
टेक्निकल तो नहीं, लेकिन ह्यूमन इंटेलिजेंस के सहारे और मौका वारदात पर मिले सुरागों के सहारे बहुत ही समझदारी से सॉल्व किया, कामयाबी से सुलझा लिया। तो इस स्टोरी पर आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जो मैंने प्रीवियस स्टोरी आपको सुनाई थी, मैंने उसमें आपको बताया था कि कत्ल के एक मामले में एक महिला 2 घंटे चुप रहकर फंस गई। 2 घंटे का एक ऐसा टाइम पीरियड जिस वक्त अगर उस महिला ने अपना मुंह बंद न रखा होता तो शायद कत्ल के मामले में वो गिरफ्तार नहीं होती। आखिर ऐसा कैसे हुआ? 2 घंटे बोल कर तो कोई फंस सकता है कि बोल दे तो ज़्यादा बातें निकल जाएगी, लोगों को पता चल जाएगा। कई बार आदमी जोश में कुछ बोल देता है, फंस जाता है, लेकिन अगर कोई चुप रहे तो फंस कैसे सकता है? इसका जवाब अगर आप जानना चाहते हैं तो क्राइम तक के प्लेलिस्ट में सुप्रतिम से सुनिए में जाकर आप उस स्टोरी को देख और सुन सकते हैं। और उस पर जो कमेंट आप लोगों ने किए हैं, आइए उनमें से कुछ लोगों के नाम और कमेंट्स पढ़ने की शुरुआत करता हूँ। अमन पॉज ने कमेंट किया है और कहा है इट इज़ नॉट कन्नड़, इट इज़ कन्नड़ा। सैंडलवुड सिनेमा कहते हैं तेलुगु मूवीज़ को टॉलीवुड और मलयालम मूवीज़ को मॉलीवुड, तमिल मूवीज़ को कॉलीवुड। गुड नरेशन, वाचिंग फ्रॉम मुंबई एंड रूट्स कर्नाटका। देखिए, थैंक यू वेरी मच सबसे पहले इतना टाइम निकाल कर इतना अच्छा कमेंट करने के लिए। लेकिन हिंदी में हम कन्नड़ा नहीं बोलते। हिंदी में जो भाषा है आपकी उसको कन्नड़ ही बोलते हैं, उसको कन्नड़ा नहीं बोलते। बेशक आप कन्नड़ होंगे और कर्नाटक के रहने वाले होंगे, कन्नड़ा उसको हो सकता है कन्नड़ा में भी बोलते हो और इंग्लिश में भी बोलते हो, लेकिन हिंदी में जब आप चेक करेंगे, बहुत विनम्रता से ये कहना चाहता हूँ अमन जी कि वो कन्नड़ ही है। बाकी आपने जो जानकारी दी है उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। दीपिका ने भी कमेंट किया है और उन्होंने कहा है कि कुरूपा शंकर नहीं, कृपा शंकर। दीपिका जी, कृपा शंकर तो इधर नॉर्थ इंडिया में होता है, बेसिकली उसको कुरूपा शंकर ऐसा प्रोनाउंस करते होंगे शायद साउथ इंडिया में, इसीलिए मैंने कुरूपा शंकर बोला। और मैंने इस घटनाक्रम को लेकर जो भी रिसर्च किया, जो भी कंटेंट पढ़े, उसमें कुरूपा शंकर ही लिखा हुआ था। तो एनीवे, आपने भी जो पॉइंट आउट किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हो सकता है कि हम जिसे कृपा शंकर बोलते हैं वो कुरूपा शंकर बोलते हो। जैसे आपने ना गुजरात में देखा होगा, हम लोग हृदय लिखते हैं ना गुजरात में, HRUDAY ऐसा लिखते हैं, HRI नहीं लिखते हैं, ठीक है। कृष्णा लिखते हैं गुजरात में, KRUSHNA ऐसा, कृष्णा, ठीक है। जबकि हम लोग इधर नॉर्थ इंडिया में और देश के दूसरे हिस्सों में कृष्णा लिखते हैं, KRISH लिखते हैं। तो बोलना या उच्चारण अलग अलग हो सकता है, लेकिन नाम वही एक है, कॉमन है। तो जगह के हिसाब से चीज़ें थोड़ी चेंज होती हैं। अखिलेश पांडे ने भी कमेंट किया है, उदयमान नहीं उदीयमान। अच्छा, आज तो करेक्शन से भरा हुआ है सब कुछ। एनीवे, उदयमान नहीं उदीयमान होता है, ये तो आपने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया है। और अगर मैंने गलत प्रोनाउंस किया है उदयमान बोलकर, तो मैं अपने आप को फ्यूचर में करेक्ट करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू वेरी मच। और जगदीश के चांडीगरा जी ने भी कमेंट किया है, तेरी गिनी हुई सांसें हैं, ज़रा सोच समझ के जीना। अनैतिक संबंध किसी को सुख नहीं देते, सबको इससे बचना चाहिए और अंजाम हमेशा ऐसा ही होता है, ऐसा जगदीश जी ने कहा है। जय हो। 192 जंतर मंतर पर जो हो रहा है वो मोदी जी विरोधी टोला है और वो उस इंसान को हरा नहीं पा रहे हैं, तो इस तरह बदनाम करने के लिए निकल पड़े हैं। इन्होंने और भी बहुत सारी बातें लिखी हैं। तो एनीवे, ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू है। इस पर ऑब्वियसली मतलब मैं कोई कमेंट तो नहीं करना चाहूँगा, लेकिन आपका कमेंट मैंने पढ़ा ज़रूर। वो आपने तो खैर लिखा ही था, बाकी लोगों तक भी पहुंचा होगा। प्रवेश शुक्ला ने भी कमेंट किया है और उन्होंने कहा है कि एकदम परफेक्ट रिदम है। थैंक यू वेरी मच। इसके अलावा सुरेंद्र कुमार बिंद ने कहा है, सर जंतर मंतर पर ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए श्रम सर को धन्यवाद देना। सर ठीक है, मैं उनको धन्यवाद दूंगा, आप लोगों की तरफ से ग्रेटिट्यूड कन्वे कर दूंगा। और किसी और हमारे दर्शक ने ये लिखा कि बैनर्जी आपने जंतर मंतर पर कोई रिपोर्टिंग नहीं की, शम सर ने आज तक में वारदात में इतनी अच्छी वो रिपोर्टिंग की, आपने वो देखा होगा। तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, बेशक वो शम सर की रिपोर्टिंग है और वो तो अनपैरेलल्ड है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन वो जो पूरा वारदात का जो प्रोग्राम था उसमें समझ लीजिए कि एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन मेरा भी था, क्योंकि ऑब्वियसली मैं वारदात टीम का मेंबर हूं, तो वारदात में अगर कुछ जाता है तो उसमें मेरी भूमिका भी होती है। लेकिन ऑफ कोर्स शम सर हमारे लीडर हैं, तो और वो फ्रंट से लीड करते हैं, बढ़िया लिखते हैं, बढ़िया बोलते हैं और चीज़ों की समझ उनकी अद्भुत अनपैरेलल्ड है। तो वो सारी चीज़ें सबको लुभाती हैं और जैसे आप उनके फ़ैन हैं, मैं भी हूँ। प्रेम 5161, सिर्फ पैसा नहीं पावर भी लगती है अमित जैसी,
और इनसे कोई नहीं जानता कि अन्याय होने वाले न्यूज़ को कवर करने के लिए मत कहिए, ये पूरे अंधभक्त हैं, इनको डबल मर्डर ट्रिपल मर्डर हो रहा है। देखिए वही है, अब ये भी प्रेम जी का पॉइंट ऑफ व्यू है कि ये कह रहे हैं कि जंतर मंतर पर जो हो रहा है उसको लेकर अगर मैं अपना कोई प्रोग्राम में अगर उसको शामिल नहीं कर रहा हूँ तो इसका मतलब मैं अंधभक्त हूँ। इन्होंने ये नतीजा निकाल लिया है। तो खैर वो कहते हैं ना कि बोलने वाले की ज़ुबान कोई रोक नहीं सकता, ये आपकी मर्ज़ी है, आप अंधभक्त बोले या फिर कोई और विशेषण चुन ले, ये आपकी मर्ज़ी है। लेकिन मैं क्या हूँ ये मैं जानता हूँ और मुझे लगता है कि बहुत क्लैरिफाई करने की ज़रूरत नहीं है। स्वास्तिक 005 ने भी कमेंट किया है, उन्होंने कहा कि सुप्रतिम सर थैंक यू सबको अलर्ट करने के लिए। इसरार शेख ने भी कमेंट किया है और उन्होंने कहा है कि सुप्रतिम सर आज आप क्राइम की कहानी सुनाते हो तो कभी आपको ऐसा भी लगता होगा कि आजकल लोग कैसे कैसे क्राइम करते हैं। शम सर ने जंतर मंतर पर स्टूडेंट प्रोटेस्ट की कहानी बताई है, वो बहुत अच्छा लगा, आई लव आज तक उन्होंने कहा। जी बिल्कुल, इसरार जी के ही कमेंट पर मैं जवाब दे रहा था कि शम सर ने जो कमेंट किया है मतलब कवर किया है वो वारदात के लिए कवर किया है, प्लस वो क्राइम तक पर भी आप लोग देख रहे हैं, लेकिन वो शो बेसिकली वारदात का ही है। सारंग चौहान जी ने कहा है कि CDR और डंप डेटा के पहले हो सकता है कि ऐसे कई केसेस हुए हों जिनमें क्राइम बचकर निकल गया हो। नहीं देखिए क्या है ना, बचकर निकल जाना बड़ा मुश्किल होता है। आमतौर पर जब कोई हीनियस क्राइम होता है तो पुलिस इस तरह के मामलों को बहुत गहराई से इन्वेस्टिगेट करती है। आदमी मोबाइल फ़ोन ऑफ रखे तो फंस जाए, मोबाइल फ़ोन ऑन रखे तो फंस जाए, मौका वारदात पर लेकर जाए तो फंस जाए। ऐसे केसेस भी हुए हैं कि कत्ल करने गया, मोबाइल फ़ोन घर में रख कर गया तो भी पकड़ा गया। तो इसलिए कातिल तो सोचता है कि मैंने अपनी तरफ से सब कुछ कर लिया है और पूरा ब्रेन अप्लाई कर दिया है, कभी पकड़ा नहीं जाऊंगा, लेकिन कुछ ना कुछ ट्रेसेस बचे रह जाते हैं। ये शायद जिसे कहते हैं ना कि कर्मा ही है या ऊपर वाले का हिसाब है कि गुनाह करके खासकर किसी की जान लेकर कोई आदमी आसानी से बच नहीं सकता। एक्सेप्शन हर जगह होते हैं, तुरंत आप कह सकते हैं आरुषि हेमराज का मामला है, इस तरह के और भी केसेस हैं, लेकिन एक्सेप्शन जो है वो रूल नहीं होता। ज़्यादातर मामले जो है वो सुलझते हैं। इसके अलावा मनोज कुमार राजभर का कमेंट है, थैंक यू वेरी मच। गिलबर्ट ने कमेंट किया है, बहुत धन्यवाद आपका। संदीप का कमेंट है, मैं रोज़ अपने कमेंट सुनने का वेट करता हूँ, नेक्स्ट एपिसोड में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर क्राइम का मेन रीज़न बन गया है, ऐसा संदीप कह रहे हैं। ठीक है संदीप, ये इत्तेफाक की बात है। देखिए आप रोज़ इंतज़ार करते हैं और आज आपका कमेंट मेरी आंखों के सामने से गुजरा और मैंने उसे पढ़ा। यूज़र समथिंग के नाम से एक आईडी है, उन्होंने कहा है यू शुड रीड द कमेंट्स इन योर पर्सनल टाइम एट होम, दीज आर मेंट फॉर यू नॉट फॉर नरेशन बिफोर अदर्स। देखिए आपने ये बात ऐसे तो सही कही है टेक्निकली देखा जाए तो, लेकिन मुझे लगता है कि ये कमेंट्स जो है मेरे और आपके बीच में एक ब्रिज है और मैं इस बहाने से आप लोगों से कुछ बात कर सकता हूँ और कुछ सवालों के जवाब भी दे सकता हूँ। रही बात पर्सनली पढ़ने की, घर में छोड़िए या दफ्तर में कहिए, तो मैं पढ़ता हूँ, सारे कमेंट्स मैं पढ़ता हूँ, लेकिन एक मैंने शुरू से ही एक परिपाटी बना रखी है तो उस परिपाटी का मैं पालन करता हूँ। बाकी ये आपकी मर्ज़ी है, अगर आपको लगता है कि ये बहुत ही यूज़लेस एक्टिविटी है तो आप क्राइम की कहानी सुनकर अपना कुछ और काम निपटा सकते हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका, धन्यवाद आपका। उमा शंकर सिंह ने भी कमेंट किया है, बहुत धन्यवाद आपका। और इसके अलावा बैंकर्स कॉर्नर के नाम से एक आईडी है, उन्होंने भी कमेंट किया, उन्होंने कहा है कि पुरानी कहानी नई कहकर पोस्टेड 2 घंटे पहले ये भी क्राइम होना चाहिए। देखिए ऐसा नहीं है, ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि घटना बेशक पुरानी है, लेकिन मैं दावे से कह सकता हूँ कि आपको शायद इस घटना के बारे में पहले नहीं पता होगी, और अगर पहले पता होगा भी तो बाकी जो हमारे दर्शक हैं सारे लोग उस घटना के बारे में जानते होंगे। कर्नाटक के एक इलाके में या गाँव में हुई घटना के बारे में, ये कोई ऐसा जिसे कहते हैं कि ये होगा ही ऐसा तो है नहीं। और ये केस इस सेंस में अभी रेलिवेंट था कि अभी जाकर उस मामले में सज़ा हुई है। 2017 में घटना हुई थी, 2026 में गुनहगारों को लोअर कोर्ट से सज़ा मिली, तो ये उस केस को रेलिवेंट भी बनाता है, जिस वजह से मैं इस प्रोग्राम में उस स्टोरी को लेकर आया। आज के लिए इतना ही, फिलहाल इजाज़त दीजिए, फिर हाजिर होगा किसी और कहानी किसी और वाक़े के साथ। जय हिंद, जय भारत।